जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना, लालू जी के बच्चा के लिए नहीं, मोदी के बच्चा के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं। यही रास्ता बताने आए हैं। हम वोट आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना तेल तंबू पानी खिचड़ी सब साथ लेके चलते। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये तेरा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम में जल चढ़ाने, आप हज के लिए जाते हैं, आपका शरीर थक जाता है, आकर हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरी से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है, लेकिन ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं अपने बच्चों के नाम पर आपको खड़ा करने का जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये ठीक रास्ता है। तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ दीजिए, आशीर्वाद देकर बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आपको करेला ऐसा कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको दुआ दिए हैं, तो 2 मीठा बात बताकर आपको घर भेजेंगे। भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको जो बुद्धि शक्ति ताकत पैसा दिया है, लोग बताते हैं कि हम जिसका हाथ पकड़ ले, जिसका हाथ पकड़ लिया वही जीत के राजा हो गया। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार 3 बरिस पैदल चल के गांव-गांव को मत के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत शक्ति पैसा बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि 2025 में बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। बिहार में 2025 में जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगले साल जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है, याद रखिए, याद रखिए। अगले बरिस जब ये राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का बाहर गया है, आपका पति बेटा नौकरी मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जिसका भी उम्र 15 साल से कम का है, वो बच्चा के कपड़ा लत्ता और पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार के ओर से, सरकारी विद्यालय में जब तक पढ़ाई नहीं सुधरेगा तो अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया स्कूल में पढ़ सके। और
तीसरा और अंतिम संकल्प, गांव में जो बूढ़ा आदमी है उसका बहुत दुर्दशा देख रहे, अब वो पढ़ नहीं सकता है, अब उसको नौकरी भी, शरीर थक गया है, मजदूरी भी नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है, पेंशन 400 रुपया। तो ये तय किया गया कि अगले वर्ष जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सब बात सुन लिया, बताइए अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? सबको बताना है, रोजगार के लिए वोट देना है कि अनाज के लिए वोट देना है? हाथ उठाकर बताओ, रोजगार के लिए कि 5 किलो अनाज के लिए? जोर से बोलिए, रोजगार के लिए कि 5 किलो अनाज के लिए? अपने जात के नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जाति? अरे इतना आदमी बैठे हो, जाति चाहिए कि पढ़ाई? पढ़ाई की जाति? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे, सोच के बोलो। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है अपने को बहुत चालाक बूझ रहा है कि फिर जाके वोट के दिन हम लोग के साथ धोखा करेगा, फिर हम लोग के बच्चा को बेचेगा। अंतिम बार पूछ रहे हैं, जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, वो किसी जात का हो, किसी दल का हो, किसी धर्म का है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? आप उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने आपका हक मारा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने जात का है तब भी नहीं, अपने धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। तो वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? ना, अगली बार वोट, एक बार जीवन में वोट नेता के बच्चे के लिए नहीं, नेता का चेहरा देखकर नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना। देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? यहाँ बहुत लोग मुसलमान बैठे हुए, मुसलमानों के लिए हदीस में पैगंबर साहब ने कहा है कि हर मुसलमान की ये जिम्मेवारी है, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना आपकी जिम्मेवारी है। और आज जो व्यवस्था है, आज जो व्यवस्था है, इसमें ज्यादातर मुसलमान अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे आप अपने बच्चों का इनके साथ इंसाफ कर सके। आपके गांव में कुरान का पहला शब्द, पहली आयत कुरान की, उसका पहला शब्द है इकरा। इकरा मतलब पढ़ो। और जितना मुसलमान बैठे हुए हैं आयत में क्या पढ़ते हैं? इकरा बिस्मे रब्बिकल लजी खलक। रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं कर रहे। मेरे भाई, जब कुरान में कही हुई बात नहीं मान रहे हो तो आप
लिए ये अभियान शुरू किए हैं। अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। प्रशांत किशोर को रहनुमा मत बनाओ। जो बात आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताई है उससे सीखिए, क्योंकि उसी कौम में पैगंबर साहब ने कहा जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर अपने कौम का भला चाहते हैं तो अपने बीच से सही लोगों का चुनाव कीजिए। भाजपा के डर से गलत रहनुमाओं को चुनोगे तो पैगंबर साहब ने कहा है आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन खत्म नहीं होगा। तो हमारी बात मत मानिए, लेकिन जो बात आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताई है उस बात को मानिए। जीतेगा जन सुराज ही, जीतेगा जन सुराज ही। क्यों? इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे, इसलिए कि ये बताया गया है कि ईमानदारी से किया हुआ कोई भी प्रयास, ईमानदारी से किया हुआ कोई भी जद्दोजहद खाली और बेकार नहीं जा सकता है। और हम लोग ईमानदारी से 2 बरस से गांव-गांव जाकर लोगों को जगा रहे। तो आपसे आग्रह करने आए हैं, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगो। नहीं जगोगे तो कभी जीवन में आपका भला नहीं होगा। और लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा, आपका और आपके बच्चों का भविष्य जल जाएगा। रोशनी दूसरे के घर में होगी, आपके बच्चों का भविष्य किरासन तेल की तरह जल जाएगा। इसलिए खड़ा होइए और अपने बच्चों के लिए बढ़िया विकल्प बनाइए, नहीं तो मुसलमानों की समाज की ये दुर्दशा खत्म होने वाली नहीं है। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जिस जिंदगी को जी रहे जीते रहिए। लेकिन अगर गलती करोगे तो अपने बच्चों के बदहाली के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। अब लालू नीतीश मोदी को दोष मत दीजिए, अपने आप ही आप दोषी होंगे। यही बात बताने आए हैं। अच्छा लगे तो बढ़िया, न अच्छा लगे तो भी कोई शिकायत नहीं। एक बार हम बोलेंगे जय बिहार, आप बोलिए जय जय बिहार और घर जाइए। जय बिहार। इतने दम है, इतने दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। 2 लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, 2 लोग हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्टूडियो में हमारे साथ रवि नायर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP से जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में आनंद वर्धन, हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी। आनंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जो 2 लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन उसमें हमारे एडिटर इन चीफ रमन कृपाल, स्वागत है सर। हेलो, नमस्कार। और साथ में स्मिता शर्मा जुड़ रही हैं हाय। ऑनलाइन। स्मिता ने पिछले हफ्ते हमारे लिए बांग्लादेश से कुछ रिपोर्टिंग की थी। हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक आप लोगों से बहुत ज़रूरी अपील। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है जो कि गजा में हमास और इजरायली फोर्सेस के बीच में चल रही लड़ाई के 1 साल पूरा होने के ऊपर है हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट, जिसे श्रीनिवासन जैन अपने टीम के साथ करेंगे। ये एनएल सेना प्रोजेक्ट जारी है, इसमें आप अपने मनमाफिक रकम का योगदान करें। इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने में हमारी मदद करें। 1 साल पूरा होने के मौके पर हम ग्राउंड ज़ीरो से इसकी विस्तार से कवरेज करेंगे। हम सबसे पहले
बातचीत का जो विषय है वो माधवीपुरी बुच जो कि सेबी की प्रमुख हैं उस मामले से करते हैं। रवि, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा था इस बातचीत को कि लगातार एक के बाद एक जानकारियां आ रही हैं, लेकिन देखा जाए तो माधवीपुरी बुच की तरफ से एक अडानी, जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई तब एक उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि उनका कामकाज बिल्कुल खुली किताब की जिस तरह से है और जो भी लेन देन है वो सब वो एक इंडिपेंडेंट सिटीजन के तौर पर, नागरिक के तौर पर उन्होंने जो किया था सेबी में आने के बाद। इसके बाद से लगातार कई आरोप लगे और कांग्रेस पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट जारी किए हैं जिसमें ये आरोप अब लग रहे हैं कि वो ICICI से वेतन भी ले रही थी और सेबी के पद पर भी थी। तो लगातार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला जो है बढ़ता जा रहा है, पर ना तो माधवीपुरी बुच की तरफ से कोई स्टेटमेंट उसके बाद से क्लियर इस पर सफाई आई है और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई सफाई आ रही। वित्त मंत्रालय भी कमोबेश इस पे चुप्पी साधे हुए। तो इस सब स्थिति के मद्देनजर आपको क्या आकलन है कि क्यों ऐसा हो रहा है इसमें? If you look at ICICI Bank's annual report, she resigned from ICICI Bank as the head of consumer and corporate banking in 2009. In May 2009, March 2009, she resigned. In April, she joined ICICI Securities. She resigned from ICICI Securities with effect 30th April 2011. Okay, 2 साल. 2 साल. And she went to Singapore. She cited personal reasons. But some news reports from that time, it suggests that she was on a sabbatical. So sabbatical means it was a paid leave or non-paid leave, we don't know. Okay. But she moved to Singapore and she joined a fund that is Greater Pacific Capital, in which the current NSA, National Security Advisor, Ajit Doval's son, Shaurya Doval, was a part of. Okay. So she joined there, and on that time it was widely published that she went to Singapore to set up the office of Greater Pacific Capital in Singapore and operationalize it. Okay. But according to ICICI, they're saying that she was on sabbatical, so they kept paying her till 2013. On what capacity, we don't know. Right. Sure. Technically, if you look at annual reports, because ICICI is a listed company, so they have to publish expenditure, whatever. Yeah, and if she is a senior employee, they have to. But 2011 के बाद ICICI के annual reports में है नहीं है. Now, रिटायरल बेनिफिट्स हर साल मिलता है कि एक बार? मतलब मैंने तो, हम लोगों ने भी छोड़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कंपनियों में काम किया होगा, छोटी मोटी नौकरियों में, तो मतलब उसके हिसाब से तो रिटायरल बेनिफिट कितनी बार मिलता है? एक ही बार. हर साल एक बार मिलेगा या 10 बार मिलेगा? उनकी पूरी एक लिस्ट है, वो हर साल कुछ न कुछ करोड़ में विड्रॉ कर रही हैं. तो ये इसको ICICI के इस बयान को मतलब कितनी फेस वैल्यू पर रखा जाए इस नजरिए से? In my opinion, okay, and anyone who use the logic to think, whatever ICICI put out was a crap. Even from 98 to 2011, she was withdrawing 1.5 crore annually, average. Okay, so that is 18 crore. 18 crore, huh? So suppose your CTC is 18 crore, how do you get 33 crore in retirement benefits? Right. I don't know how to calculate that. Right. दो तरह की इसमें इन्वेस्टिगेशन है. एक तो उसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट, स्टॉक इंटरेस्ट, जब वो सेबी की चीफ है, वो एक अलग है. दूसरा, वो जब अडानी को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो एज सेबी चीफ, वो हेड, तो उसको अपने आप को रिक्यूज करना चाहिए. तो वो वहां पे रिक्यूज नहीं किया इसने अपने आप को, और इसने she went on with the investigations. Yeah. एक के बाद एक जब इस तरह के आरोप लगते हैं, और एक तो वो दूसरा एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है उनके खिलाफ, उनके सीनियर एम्प्लॉइज जो ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं, उनकी टॉक्सिक बिहेवियर को लेकर, वो एक अलग मसला है. क्योंकि टॉक्सिक बिहेवियर का आप आरोप किसी पर लगा सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्रिमिनलिटी है या कोई आपकी जो है इलीगल कोई कार्रवाई हुई है, वो एक दूसरा इश्यू हो सकता है. लेकिन जो कुछ हो रहा है सेबी के अंदर और एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं, क्या इससे मार्केट रेगुलेटर पर जो इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, क्या उस पर असर नहीं पड़ रहा है?
मतलब ये एक पूरी सिर्फ ये कह देना कि ये एक फॉरेन साजिश है, एक उनको डेफेमेशन की कोशिश है, ये तो मुझे लगता है कोई सॉलिड easy डिफेंस way नहीं है। ठीक बात है। डिफेंस नहीं है ना ये। आप उसको या तो फिर आप प्रोब करें उसको किसी तरीके से ताकि उसमें कॉन्फिडेंस वापस आए। और दूसरा मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड ना वापस से इस बात को उजागर करता है कि इंडिया में किस तरीके से जो पिंक पेपर्स हैं, बिजनेस पेपर्स की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आज की तारीख में खत्म हो गई है। मतलब ये मामले तब आ रहे हैं जब हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर की तरफ से रिपोर्ट जारी किया गया, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। पिछले 10-12 सालों में मतलब हम भूल गए हैं देखना कि जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं भारत में, जो बिजनेस संगठन हैं, वो सीरियस बिजनेस इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो। मतलब आप अगर CWG के आरोपों को, 2G के आरोप को आज की तारीख में आप हाइंडसाइट पर देखें तो इतने फॉल्टी नजर आते हैं वो आरोप। उन आरोपों को अगर आप इतनी सीरियसली ले रहे थे, उनको भी उस वक्त की ऑपोजिशन उठा रही थी, उनको आप सीरियसली उठा रहे थे, मीडिया में दिन भर उन खबरों पर बातचीत हो रही थी। आज जो सेबी के अपने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो खबरें तो खैर मुख्यधारा की मीडिया में है ही नहीं, वो इक्का दुक्का चैनलों पर शायद दिख जा रहा है, रीजनल चैनलों पर। लेकिन जो सीरियस इन्वेस्टिगेशन जो रुख होना चाहिए अखबारों का, आप 1-2 को छोड़ दे तो वो नजर नहीं आ रहा है। वो मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है इस पूरे एपिसोड से। हिंडनबर्ग का जो फ्रेश बैच ऑफ जो एलिगेशंस आया, इससे 3-4 महीने पहले जाइएगा तो भारत में भी कुछ समाचार पत्रों में ये हिंडनबर्ग पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आया था। वो चाइना से लेकर इंटरेस्ट को कि इजराइल में कोई पोर्ट है, हैफजा पोर्ट, हैफा पोर्ट, वहाँ पर इनके इन्वेस्टमेंट्स थे, वो बैडली डैमेज्ड हुए थे, इसलिए ये अलग तरह से इसको ले रहे थे। तो वो खासकर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के नज़रिए से देखें तो सेबी एक ऐसी संस्था है जिसके इकबाल से बहुत सारे लोगों का सेंटिमेंट, जैसा अस्मिता ने कहा कि सेंटिमेंट मार्केट का उस पर डिपेंड करता है। लोगों की, बहुत छोटे छोटे लोगों की बड़ी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई उस पर डिपेंड करती है। तो वहाँ पर इस तरह की कोई सड़न का अगर इशारा आ रहा है तो ये एक और बड़ी चिंता का, क्योंकि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाए कुछ गड़बड़ियों की वजह से। तो वहाँ पर हमारी अटमोस्ट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए या सरकारों की, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ सफाई, बहुत ज़्यादा शुचिता की कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ पर क्लीनलीनेस ज़्यादा हो, वहाँ पर किसी तरह का शक शुबहा लोगों के दिमाग में ना हो वहाँ पर बैठे आदमी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा है। नहीं, ये एक फिर भी सामान्य सी बात है कि किसी भी संस्था से अब CBI चीफ ही गलत करता है तो उससे जो है लॉ इन्फोर्समेंट या लॉ इन्वेस्टिगेशन पे बहुत लोगों का जो है एक उदासीनता बन सकती है कि भाई यहाँ जो है किसी केस की विवेचना ऐसे होती है। जब उच्चतम संस्था जो है CBI का अन्वेषण ही ऐसा है तो फिर जो स्टेट पुलिस है उसका कैसा होगा। तो वो एक विश्वसनीयता का क्राइसिस लगभग हर संस्था पर हो सकता है। दूसरी बात है कि अगला विषय जो हमारा है वो है फरीदाबाद में जो घटना हुई। खबर आई मीडिया में कि गौरक्षकों ने आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर गोली मार दी, और इसके बाद फिर बाद में ये भी खबर आई कि जिन लोगों ने गोली मारी उन्होंने कहा कि हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमारे हाथ एक हिंदू की मौत हो गई, एक ब्राह्मण की मौत हो गई, कि जान चली गई। तो हमें इसका दुख है। जो पहली रिपोर्ट आई थी सभी मीडिया ग्रुप्स में पहले दिन, वो रिपोर्ट ये आई थी कि भाई ये एक 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है जो अपने दोस्तों के साथ या अपने जान पहचान वालों के साथ कहीं नूडल खाने जा रहा था या आइसक्रीम खाने जा रहा था रात के 2 बजे, 1-2 बजे का टाइम था। हाँ, और उसके बाद कुछ लोग इनको चेस करते हैं। तो किसी न्यूज़पेपर ने लिखा 29 किलोमीटर, किसी ने लिखा 50 किलोमीटर, एक चेस किया, पीछे से गोली लगी है, शीशा टूटा हुआ है कार का, मतलब उसकी फोटो आई थी, और गोली इसको लगती है, और उसके बाद वो आते हैं कार के पास और उसको और गोली मार के, और उसके बाद दूसरी गोली मारते हैं और चले जाते हैं पॉइंट ब्लैंक से। तो और ये जो 3-4 जो दूसरे लोग थे उसके अंदर, वो आइडेंटिफाई कर लेते कि ये 3 लोग थे। वो इन 3 लोगों को आइडेंटिफाई इन्होंने किया, नाम वाम भी इन्होंने पुलिस को बताया और पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया। तो उसमें से एक आदमी ने
जो गोरक्षक कहलाता है उस ग्रुप का है। वो पुलिस स्टेशन के साथ एसोसिएटेड है और वो पुलिस का मुखबिर है एक तरीके से कि गो का देता है। तो ये सब वो इसको ऑन अप कर लेता है, उसको बोल देता है कि भाई मैंने मुझे ये खबर आई थी कि ये इसमें जो काव की स्मगलर है। हाँ। और मैंने इसलिए इसको मार दिया और मुझसे गलती हो गई। ये हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये उठता था कि अगर मतलब कि उसको कैसे पता कि सिर्फ ये एक स्मगलर था, बाकी 3 या 4 उसके साथ जो ट्रैवल कर रहे थे वो स्मगलर नहीं थे। राइट। तो जो एक फैमिली उसके साथ ट्रैवल कर रही थी, और अभी हम इसके ऊपर स्टोरी हमारी आने वाली है, वो फैमिली भी अभी गायब हो गई। एब्सकॉन्डिंग है। जिसने आइडेंटिफाई किया था तीनों को, वो फैमिली भी खुद गायब हो गई। हाँ, और ये पुलिस को ये डाउट हुआ कि भाई मतलब कि ये आदमी, चलो इसने ऑन अप कर दिया और बड़े आसानी से इसने सब कुछ बोल दिया, लेकिन वो उनको लगता है कि इतना आसान नहीं है। वो अब कई थ्योरीज इसके अंदर डेवलप हो रही हैं। सबसे बड़ी तो बात है कि जो गौ रक्षकों के नाम पर आर्म्ड मिलिशियास खड़ी कर दी गई हैं, वो एक लोकतंत्र में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। और ये एक्सपेरिमेंट्स जहां जहां किए गए, आप सलवा जुदुम देख ले, छत्तीसगढ़ की बात करें, कश्मीर के गांव में आप बात करें, जब जब आपने लोगों को इस तरीके से हथियार पकड़ाया और उन्होंने आपने एक पूरी तरीके से कानूनी छूट दे दी कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ मसलों पर जो काम है वो पुलिस के अधिकारी की जगह जब आप आम लोगों को इस तरीके से एक खुली छूट दे देते हैं, तो ये आगे चलकर एक फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर बनता ही है। और गौरक्षकों के नाम पर जो एक बहुत सिंपल सी बात है कि भाई आप हिंदू मुस्लिम के नफरत वाली जो बीज फैलाने में लगे हुए हैं। आर्यन मिश्रा की माँ के आप बयानों को देखें, जो मीडिया में बयान आए हैं, और वो जो भी इंसान सेंसिबल है वो उन बयानों को सुनेगा, नहीं तो आप उनको नकार देंगे, जिसमें वो पूछ रही हैं कि भाई आपने जब आप ये कहते हैं कि हिंदू समझ के मार दिया, तो क्या मुस्लिम होता मार देते तो वो ठीक होता? तो बड़ा सवाल तो ये हो जाता है। अभी चूंकि एक हिंदू बच्चे पर गोली लगती है तो तब इतना आउटरीच देखने को मिल रहा है, लेकिन इतने दिनों से जब आप हरियाणा के अलग अलग जगहों में, गुड़गांव तक में, जब इस तरह के लगातार मॉब लिंचिंग के किस्से आ रहे हैं, उस पर आप चू तक नहीं कहते, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं वो तो ठीक है, मुसलमान है तो ये तो अज्यूम्ड है कि वो गौरक्षक, वो गौ तस्करी कर ही रहा होगा, वो बीफ खा ही रहा होगा। इन अजम्पशंस पर अगर ये मौतें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो वो जायज है। I was reading a report. It was in Madhya Pradesh. A person did something wrong and he was behind bars in Madhya Pradesh. And बीजेपी का यूथ विंग का लोकल लीडर गो टू द पुलिस स्टेशन, छोड़ दो इसको, हमको दो, हमारे हम जस्टिस, hand him over to us. The accused was a Muslim, and he tried to manhandle the cop, the policeman who opposed it. Next day that cop has been transferred from that station and put it in some other job. So this is, and if you look at it, these things are happening only in BJP ruled states majorly. गौरक्षक समूह जो है वो मतलब एक तीसरा तो राजनीतिक पक्ष है इसका, 2 कारणों से। एक तो धार्मिक मान्यताओं से इसका गठन हुआ, दूसरा है कि एक समुदाय में ये एक आर्थिक संसाधन के रूप में भी देखा गया। और अब ये जो है फुट सोल्जर्स हैं कई पार्टीज के लिए, कई पार्टीज क्या मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो अब तो उसको एंटेगोनाइज नहीं, वो बहुत जानते हुए भी जो है उसको एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत हद तक उनके बहुत मोबिलाइजेशन में, कई बार चुनावों में वो रोड पर दौड़ने का काम वही करेंगे। तो अब इन एलिमेंट्स के बहुत वायलेंट नेचर को भी देखते हुए कुछ वही जो पार्टी जो है वो उसको एंटेगोनाइज नहीं करना चाह रही है। जैसा इन्होंने मध्य प्रदेश की घटना बताई, तो वो हो सकता है स्थानीय लेवल पे बहुत छोटा नेता हो, लेकिन अब उसको एंटेगोनाइज नहीं करने की इनकी व्यवस्था क्या है कि इनकी व्यवस्था यही है कि समय पर काम आएगा। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुने, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुने। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का